हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमडी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली ने पेश की है, आज ही के दिन पेश की है, जहाँ पे उन्होंने सेंसेक्स का जो टारगेट है उसको सेट किया है। काफ़ी अपसाइड यहाँ पे उनको विजिबल देखने को मिल रही है। सो नॉर्मल मार्केट्स के अंदर क्या टारगेट्स हो सकते हैं सेंसेक्स के, और बुल मार्केट के अंदर क्या टारगेट्स हो सकते हैं, इसका डिस्कशन जो है वो रिपोर्ट के अंदर किया है। उसके साथ ही इन्होंने कुछ कारण भी ऐसे बताए हैं कि ये जो सेंसेक्स के टारगेट्स हैं, चाहे वो 80,000 के टारगेट्स हों या 70,000 के टारगेट्स हों, ये कैसे अचीवेबल हैं, उसके क्या ऐसे की फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये नंबर्स जो है वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं, ये टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब हमें क्या पूरी तरीके से मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए? तो उसका आंसर है नो। ये ये सिर्फ रिपोर्ट है और एक एक पॉइंट ऑफ व्यू है मॉर्गन स्टैनली का। एक इतनी बड़ी रेटिंग एजेंसी है, फाइनेंशियल फर्म है, सो उसकी इतनी बड़ी जो रिपोर्ट है या एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सो वो जानना हमारा नॉलेज को जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। इसीलिए हम लोग ये रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। बट बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट ओनली क्या हम लोग एकदम बुलिश हो जाएंगे सेंसेक्स के ऊपर? तो उसका आंसर है नो। ये सिर्फ हमारे नॉलेज और एजुकेशन पर्पस के लिए है कि ये भी एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जिस वजह से मार्केट के अंदर ऐसा फेज या ऐसा बुल रन या ऐसा टारगेट्स जो है वो इंडेक्सेस के अंदर आते हुए देखने को मिल सकता है। सो देखते हैं कि ये रिपोर्ट में इन्होंने क्या ऐसे हाईलाइट पॉइंट्स किए हैं और क्या ऐसे टारगेट्स पेश किए हैं जिस वजह से ये इतने बड़े बड़े नंबर्स जो है वो 2023 के अंदर अचीवेबल है, इस साल के अंदर ही। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रिपोर्ट है वो मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इनका जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ा सा बुलिश प्रेडिक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने जो है वो सेंसेक्स के ऊपर बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं। ये बुलिश सेंटिमेंट ही जो है वो मार्केट के अंदर क्रिएट करता है। तो इसके अंदर इन्होंने कुछ ऐसे की पॉइंट्स दिए जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है कि अगर ये चीज़ें सेम ही रहती हैं जो करंट सिचुएशन में है, और उसके अंदर अगर कोई प्राइस हाइक नहीं होता या कोई ऑल ऑफ द सडन गिरावट नहीं आती, तो इन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन किए। तो ये अगर अगर स्टैगनेंट रहती है, अगर ये मूव नहीं होते ये की पॉइंट्स, तो जो है वो ग्रोथ 2023 के अंदर आपको ज़रूर विजिबल हो सकती है। उसके पहला पॉइंट अगर आप देखें तो नो मेजर मूव इन कमोडिटी प्राइजेस, स्पेशली ऑयल एंड फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र और ऑयल के अंदर और दूसरे भी जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जिनका इंडियन कंपनीज एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है, चाहे वो स्टील हो, क्रूड ऑयल हो, रबर हो, ये अगर प्राइजेस स्टैगनेंट अगर देखने को मिलेंगे तो नो मेजर अपसाइड। अगर कोई मेजर अपमूव यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ऑल ऑफ द सडन उनके प्राइजेस अगर राइज नहीं होते, तो आपको जो है वो पहला पॉइंट है कि ग्रोथ आपको जो है वो विजिबल देखने को मिलेगी। उसके बाद ईदर ड्यू टू चाइना रीओपनिंग और कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। तो चाइना के अंदर रीओपनिंग होगी, तो रीओपनिंग का मतलब इन्होंने ये कहा है कि क्रूड ऑयल जो है वो अगर रीओपनिंग हो गई है तो क्रूड ऑयल के अंदर वापस से जो है डिमांड आएगी, क्योंकि चाइना जो है वो नंबर वन इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद अगर देखें तो शायद इंडिया देखने को मिलता है। नंबर वन पे जो है वो चाइना देखने को मिलता है, क्योंकि बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन और पूरा इंडस्ट्रियल जो उनका प्रोडक्शन है, जिस वजह से क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना है। तो ड्यू टू कोविड चाइना बहुत टाइम से बंद था, बट अब वापस से रीओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। रीओपन होगा तो क्या होगा कि क्रूड ऑयल का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा, तो जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। डेस्पाइट ऑफ चाइना का रीओपनिंग और यूक्रेन के अंदर जो भी अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया यूक्रेन, उसके बावजूद भी जो है अगर कमोडिटी के जो भी प्राइजेस हैं वो अब अगर सेम ही देखने को मिलते हैं, तो जो है वो कोई बड़ी रुकावट सेंसेक्स के टारगेट्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। अगर स्टेबल डोमेस्टिक ग्रोथ एज पर आवर फोरकास्ट, इंडिया के अंदर जो है वो अच्छी ग्रोथ अगर देखने को मिलती है, जॉब्स अगर रहती है, और कंजम्पशन अगर रूरल एरियाज़ के अंदर अभी जैसा चल रहा है, रिकवरी हो रही है, वो अगर कंटिन्यू देखने को मिलेगी, तो मुझे मॉर्गन स्टैनली को ऐसा लगता है कि कोई जो है वो घबराने की बात नहीं है। उसके बाद यूएस डज नॉट स्लिप इनटू अ रिसेशन। तो रिसेशन के अंदर भी यूएस नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे इंडिया की बात नहीं की है, यहाँ पे यूएस की बात की है। यूएस अगर रिसेशन में जाता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर भी है और वर्ल्ड के ऊपर भी है। अगर यूएस को कुछ नहीं होगा तो शायद इंडियन मार्केट्स और एशिया के मार्केट्स या यूरोपियन मार्केट्स को भी ज़्यादा अफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आरबीआई जो रेपो रेट इंक्रीज किए जा रहा है, तो 6.5 पे अगर रुक जाए आरबीआई, कि इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट इंक्रीज कर रही है, तो अगर आरबीआई अगर 6.5% के ऊपर रुक जाती है तो भी जो है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा सेंसेक्स के ग्रोथ के लिए।
और उसके बाद अगर देखें तो गवर्नमेंट पॉलिसी रिमेन सपोर्टिव वाया स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। सो अभी अगर देखेंगे तो बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेंडिंग, क्योंकि आपको सबको पता है कि 2024 के अंदर जो है वो इलेक्शन है, तो ये साल जो है गवर्नमेंट खूब ज़्यादा पैसा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करेगी, ताकि क्योंकि एक सब गवर्नमेंट्स का यही होता है कि जब भी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होता है तो स्पेंडिंग जो है वो बढ़ा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने का विजिबल उनका जो विजन होता है वो होता है। तो 2024 के अंदर इंडिया के अंदर इलेक्शन, सो ये भी एक मेजर की हाईलाइटिंग पॉइंट है। उसके बाद अगर देखें तो सेंसेक्स का जो अर्निंग्स है वो 22% एनुअली देखने को मिल रहा है फॉर FY 2022-2025। सो 22% की जो है एनुअल ग्रोथ की यहाँ पे प्रेडिक्शन मॉर्गन स्टैनली ने की है फॉर सेंसेक्स। तो यहाँ पे अगर आप पहला सिर्फ मैं पॉइंट्स को रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर कमोडिटीज़ के अंदर अगर प्राइस हाइक नहीं होता तो ये एक अच्छा चीज़ है। दूसरा अगर देखें तो यूएस जो है वो रिसेशन में नहीं जाएगा। तीसरा अगर देखें तो डोमेस्टिक ग्रोथ होनी चाहिए। चौथा अगर हम देखें तो आरबीआई जो है वो रेपो रेट इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर देखें तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो बढ़ती रहनी चाहिए, या जो अभी स्टैग्नेंट चल रही है वो बढ़ती रहनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के वे में, तभी जो है वो सेंसेक्स का टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। तो सो ये जो अगर 5 पॉइंट मॉर्गन स्टैनली ने गिनाए हैं, सो इसके ऊपर अगर इंडिया कंटिन्यू करता है तो सेंसेक्स के जो टारगेट्स है वो अचीवेबल है इन 2023। सो हम सबको पता है कि दो टाइप्स के मार्केट होते हैं, एक बुल मार्केट होता है और दूसरा जो है वो बेयर मार्केट देखने को मिलता है। सो हमने 2020 के बाद जो कोविड का फेज खत्म हुआ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स देखे, पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ, तो वो बुल मार्केट स्टार्ट था। और अभी अगर देखें तो 1.5 साल से जो है मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन बोले या थोड़ा सा बेयर फेज भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा हमारा जा रहा है या काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। सो ये एक बेयर मार्केट भी देखने को मिल रहा है। बट इन्होंने जो है वो 5 पॉइंट टोटल गिनाए, तो पांचों पॉइंट जो थे वो किसके लिए थे, तो नॉर्मल मार्केट के लिए, जहाँ पे कुछ ऐसा मेजर अपसाइड नहीं देखने को मिल रहा है, डाउनसाइड नहीं देखने को मिल रहा है, एक प्रॉपर ग्रोथ अगर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली बिलीव्स दैट एवरी मार्केट गोज थ्रू बुल्स एंड बेयर फेज एंड अबव प्रेडिक्शन इज फॉर नॉर्मल मार्केट। ये जो 5 पॉइंट इन्होंने बताए ये सिर्फ नॉर्मल मार्केट के अंदर बताया, जहाँ पे कोई ऐसा बुल फेज देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर बुल फेज देखने को मिलेगा अगर, तो सेंसेक्स में गो अप टू 80,000 इन 2023 अगर बुल फेज वापस आया तो बुल फेज अगर आएगा तो 80 के अगर आते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर बेयर फेज आएगा तो सेंसेक्स में टच 52,000 लेवल्स ऑन द डाउन साइड। और अभी के लिए मैं बता दूं तो सेंसेक्स जो है वो लगभग 60,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, 682 के आसपास। सो अगर देखें तो 8,000 पॉइंट की जो गिरावट है और लगभग 20,000 पॉइंट की यहाँ से अपसाइड देखने को मिलती है। सो अगर बुल मार्केट रहेगा तो 80,000 का जो टारगेट है वो देखने को मिलेगा। अगर बियर मार्केट रहेगा तो 52,000 जो है वो लोअर साइड में देखने को मिलेगा। और ये जो पूरी रिपोर्ट की बात हो रही है अगर वो आते हुए देखने को मिलती है या अगर स्टेगनेंट रहती है तो 68,500 के आसपास जो है वो नॉर्मल मार्केट के अंदर ये मॉर्गन स्टैनली के टारगेट्स है। तो 68,500 जो है वो 2023 के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से लगभग 8,000 पॉइंट्स की अपसाइड भी हो सकती है और 8,000 पॉइंट्स की अगर डाउनसाइड होती है तो लगभग 52 के लेवल जो है वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर वापस से बुल फेज रिटर्न होता है, क्योंकि अगर देखें तो काफ़ी टाइम पीरियड भी हो चुका है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि एफआईज ने इतना सारा माल अब बेच चुके हैं, तो पता नहीं अब और कितना बेचेंगे या बॉटम आउट हो चुका है या सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो पैसा है वो चाइना में जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर वापस से इंडियन मार्केट्स अगर वापस से उनको लगता है कि यहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटी है और अभी के मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल हैं, तो हो सकता है कि वापस से एफआईआईज आए और अगर आते हैं तो वापस से जो है वो 80 के सेंसेक्स के अंदर देख, वो तो आज नहीं तो कल अगले साल भी देखने को मिलेगा या 2024 के अंदर भी देखने को मिल सकता है, 2025 के अंदर। ये 80 के सिर्फ एक नंबर है, वो आज नहीं तो कल आ जाएगा, कभी लेट आ सकता है या कभी जल्दी आ सकता है, बेस्ड ऑन एफआईएस का क्या रुझान होगा या क्या ग्लोबल सिचुएशंस होंगी। सो क्या हमें ये रिपोर्ट देख के बाइंग कर लेनी चाहिए, तो इसका आंसर है नो, बिकॉज ये सिर्फ एक रिपोर्ट है जिसको हमें नॉलेज पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए सीखना चाहिए, जानना चाहिए और बैक इन द माइंड
हमें ये ट्रैक करना चाहिए कि मॉर्गन स्टैनली ने ऐसा टारगेट दिया था तो क्या 2023 के अंदर वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, या ये जो 5 की पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं जो मैंने रिपीट किए वीडियो के अंदर, क्या ये अचीवेबल है या इसके अंदर कोई डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। अगर मैं 5 साल की यहाँ पे बात करता हूँ तो सेंसेक्स ने जो है वो 78% के आसपास के जो रिटर्न्स है इंडेक्स लेवल पे 78% के रिटर्न जो है वो बनते हुए देखने को मिले। और अगर पिछले 1 साल की मैं बात करूँ तो 1 साल के अंदर जो है वो 7% के आसपास के रिटर्न बने। तो यहाँ पे इस साल अगर देखेंगे तो जो ग्रोथ थी वो थोड़ी सी स्टैग्नेंट देखने को मिल रही है। 2020 के मुकाबले अगर देखेंगे तो थोड़ी सी धीमी देखने को मिल रही है। और हमें ये चीज़ भी बैक इन द माइंड रखनी होगी कि हर हमेशा जो मार्केट है वो भागते ही नहीं जाएगा, कभी गिरेगा, फिर कंसोलिडेट भी कर सकता है, फिर थोड़ा भागे, फिर थोड़ा गिरे, फिर वापस से जो है एक नया हाई लगा सकता है। सो मार्केट ये ऐसा ही चलता है और यही मार्केट की जो है वो साइकिल है। सो ये थी मेरी कमेंट्री और रिपोर्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।